गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक नई क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जो नो डाउट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट हैं गॉस, जिन्होंने कुछ चीजें हमें बताई। गॉस थ्योरम स्पेशली हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कस होती है, उसी को लेकर के हम लोग कुछ काम करेंगे। और जिस नई क्वांटिटी की बात हम लोग कर रहे थे वो नई क्वांटिटी है एरिया वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने एरिया के बारे में पढ़ा और एरिया को एज स्केलर क्वांटिटी डिस्कस किया, यानी इसकी कहीं कोई डायरेक्शन हम लोगों ने नहीं दी। लेकिन अब एरिया वेक्टर जो है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मैंने कोई भी किसी भी तरीके का ये एरिया ले लिया और इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड मैं इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता हूं। इसको जनरली मैं लिखता हूं पॉजिटिव एन कैप। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल टू सरफेस, पॉजिटिव का मतलब आउटवर्ड। तो अब ये मेरा एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर की यूनिट की बात अगर मैं करता हूं तो बड़ा सिंपल सा है, दैट इज मीटर स्क्वायर, अगेन सेम, बट एज इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी हेंस बाय it will contain a direction, और डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड, दैट इज n। ये हम लोगों ने एक नई क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया। अब क्यों डिस्कस किया ये बात अभी हम लोगों को थोड़ी देर में पता लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहां डायरेक्शन के बारे में रखा है बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट of a closed surface is along outward drawn normal. Then we are moving towards electric flux. Electric flux क्या है? देखिए यहां हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्लक्स किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर आपको याद हो तो आपने 11th में वाटर फ्लक्स के बारे में बात की थी। किसी भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से निकलने वाली, परपेंडिकुलरली निकलने वाली जो वाटर लाइंस थी, जिनको हम लोगों ने स्ट्रीम लाइन वाटर लाइंस कहा था, उनकी काउंट को, उनकी नंबर को हम लोगों ने वाटर फ्लक्स कहा था। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली। ये बात हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। परपेंडिकुलरली वर्ड जरूर हमें यूज करना है। यहां डिफाइन में हमने दे रखा है किसी भी गिवन एरिया से निकलने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स कहते हैं। देखें, ये मान लीजिए मैंने कोई एरिया एनक्लोज ले लिया। इस एरिया एनक्लोज के परपेंडिकुलरली निकलने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की काउंट को या नंबर को मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स कहा। अब इस पर्टिकुलर केस में देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस हैं और हमारा एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू सरफेस है। हेंस बाय एरिया वेक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो यहां क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अब मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां ये एरो दे रखे हैं वहां दे रखा है, और नॉर्मल टू सरफेस ये दे रखा है, दैट इज नॉर्मल टू सरफेस, जैसे हमने एरिया वेक्टर कहा था। तो नो डाउट अब इन दोनों के बीच में एक स्मॉल एंगल जो सबटेंड होगा उसे हम लोगों ने यहां पे थीटा कहा हुआ है। और जब भी हम लोग फ्लक्स की बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन का क्या करेंगे? कॉस कंपोनेंट लेकर के आएंगे, जिसे हमने ई कॉस थीटा कहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू सरफेस या इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तब हम लोग इसकी काउंटिंग की बात करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्या होता है। दैट इज ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, और मैं यहां पे लगा देता हूं डॉट। क्यों लगा देता हूं डॉट? बिकॉज ऑफ ये जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है, ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एल्जेब्रिक है, नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर किसी सरफेस से बाहर की तरफ हम लोगों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है तो फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होगा, और किसी सरफेस में इनवर्ट अगर हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं तो दैट विल बी नेगेटिव। तो एल्जेब्रिक क्वांटिटी तो है, लेकिन ये
स्केलर है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं एरिया वेक्टर के साथ, और इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे तो इट विल कम E ds cos थीटा। इसको अगर मैं यहां और देखूं तो ये मैंने लिखा था एक्चुअल में E cos थीटा, यानी कि ये वाला cos कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दैट इज E cos थीटा multiplied by area. That was the concept regarding to what electrostatic flux. यहीं से हमारा यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्या यूनिट होती है जरा हम लोग देखते हैं, ये नीचे हमने यहां मेंशन कर रखे हैं, दे आर डिफरेंट यूनिट्स। देखें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं इसे वोल्ट मीटर भी हम लोग कहते हैं। अब ये वोल्ट क्या है, नॉर्मली 10th में पढ़ के आए थे, कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो उसको हम लोग वोल्ट से मेजर करते हैं। गेटिंग द कांसेप्ट और तो ये हम लोगों को यहां SI सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की, जो कि नई चीज हम लोगों ने आज डिस्कस की है, यूनिट्स मिल जाती हैं। Then we are moving towards a simple question, जो हमने अभी छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसके बेसिस पे देखेंगे इस न्यूमेरिकल को, पहले समझने की कोशिश करेंगे, एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। A circular plane sheet of radius 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले मुझे यहां सोचना होगा कि सेंटीमीटर है, तो आई विल राइट हियर रेडियस इक्वल्स टू 10 into 10 to power -2 मीटर। अब मेरे दिमाग में यहीं से ये भी आ जाना चाहिए कि अगर मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो मुझे एरिया चाहिए होगा, तो जो मेरे पास सर्कुलर प्लेन शीट है उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो मुझे ये बात अपने दिमाग में सोच लेनी चाहिए। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन कीप इन माइंड, whenever we are going to calculate electrostatic flux, that is valid only for uniform electrostatic field। नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट कोई भी हम लोगों के ना तो सिलेबस में है ना ही हम लोगों को पढ़ना है। चलिए, अब अगर मैं फील्ड की यूनिट की बात करता हूं, दैट इज 5 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम, दैट इज इन SI सिस्टम, तो मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आगे आती है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। मैंने तो यहां बच्चे हाईलाइट किया हुआ है कि आपको ये बात समझनी है कि कहां से है ये 60 डिग्री, विद द फील्ड, यानी जो मेरे पास सरफेस है वो फील्ड के साथ में कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। जबकि मुझे एंगल चाहिए कहां से, मुझे एंगल चाहिए नॉर्मल टू सरफेस से या एरिया वेक्टर से। तो देखो बच्चों, एरिया वेक्टर के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां मेरे को ये वाली मिलेगी, और ये मिलेगा कितना, 90 - 60 यानी कि 30 डिग्री। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि जो मेरे को यहां पे एंगल दे रखा है वो कहां से दे रखा है, नॉर्मल टू सरफेस के साथ में दे रखा है या सरफेस के साथ में दे रखा है। नॉर्मल टू सरफेस के साथ में दे रखा है तो मुझे कुछ नहीं करना, सीधे सीधे यूज कर लेना है। और अगर नॉर्मल टू सरफेस के साथ में दे करके सरफेस के साथ दे रखा है तो मुझे कहीं ना कहीं 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल के तब यूज करना है। बस, अब तो आगे कुछ बचता ही नहीं बच्चे इस क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे को काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है मेरे पास में। क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज ES cos थीटा। E की वैल्यू में डायरेक्ट डाल दूंगा, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, cos थीटा मैंने निकाल ही लिया ऊपर से, ये सारी वैल्यू डाली और निकाल के दे दिया। तो इस तरीके से एक छोटा न्यूमेरिकल था, हमें यहां से एक बात सीखने के लिए मिली। इसके लिए हमें क्वेश्चन के अंदर ये देखना होगा कि हमारा एरिया दे कहां से रखा है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 18। अगेन इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। यहां जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने डाले हैं वो सोच समझ के लिए डाले हैं कि आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होता चला जाए। और स्टूडेंट देखिए, असाइनमेंट की बात मैं आपको बताता हूं, जिस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग में डाल के
सारे के सारे कंप्लीट करने हैं, यही आप लोगों का असाइनमेंट है। बाकी टाइम टू टाइम आपको ऐप के अंदर असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे और उनको अपलोड करते रहेंगे, चेक होने के बाद आपको मिल जाएंगे। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन वर्ड इज यूज्ड हियर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म के लिए कुछ नहीं पढ़ना हमें। विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। तो देखिए ये सिलेंडर का जो एक्सिस है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के पैरेलल है। यहां पे ये एक्सिस है और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ऐसा उसने हमें यहां बताया है। शो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। हम लोगों को जो टोटल फ्लक्स है इससे निकलने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, इसको 0 शो करना है। बड़े आराम से कर पाएंगे। देखो स्टूडेंट, मान लीजिए ये मेरे पास में कोई सिलेंडर है, मैं ये यहां पे मार्कर को यूज कर रहा हूं। तो सिलेंडर के कितने सरफेस हो सकते हैं? एक तो ये कर्व सरफेस हो सकता है, दूसरा इसका ये जो बैक और फोर्थ वाला एंड है यहां से सरफेस हो सकता है। मैं डायग्राम के ऊपर देखता हूं तो एक तो चीज मेरे को यहां पे ये सरफेस टोटल मिल रहा है, एक सरफेस ये मिल रहा है और एक सरफेस ये मिल रहा है। तो तीनों सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को मैं एक जगह पे ऐड करके देखूं कि मेरे को आंसर क्या मिलता है। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया था, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट इज अलजेब्रिक। तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव का साइन जरूर आएगा। तो बच्चे सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, कैसे लिखना है वो बात की बात है, पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इस सरफेस की बात करता हूं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इधर है और जो इसका नॉर्मल टू सरफेस है वो इधर है। इन दोनों के बीच में बच्चे बताना जरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो हियर एंगल इज 180 डिग्री। दूसरा सरफेस मैंने बताया था ये वाला। अब इस वाले सरफेस की बात करोगे तो E और DS दोनों ही मेरे कैसे हैं? DS बोले तो जो सरफेस एरिया मैंने चूज किया है, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में है या पैरेलल है तो एंगल कितना होगा? नाउ इट इज 0 डिग्री। बिल्कुल सही बताया बच्चे, दैट इज 0 डिग्री। गुड। अब जरा इसकी बात करें। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन ऐसे हैं और ये सरफेस एरिया कहीं भी देखता हूं तो कुछ इस तरीके से मेरे को मिलता है। ये नॉर्मल टू सरफेस एरिया मैंने यहां पे दिखा रखा है। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और एरिया के बीच में या तो आपको 270 डिग्री एंगल मिलने वाला है या तो आप लोगों को 90 डिग्री एंगल मिलने वाला है। बस। तो मैं 3 फ्लक्स की बात यहां से करूंगा। पहले 1 नंबर पे इस फ्लक्स को ले रहा हूं, 2 नंबर पे इस फ्लक्स को ले रहा हूं और 3 नंबर पे इस वाले फ्लक्स को ले रहा हूं। तीनों चीजों को मैं यहां डाल देता हूं। 1 नंबर पे अगर मैं देखता हूं तो दैट इज EDS cos 180। इसको सॉल्व किया मैंने तो ये आ गया माइनस का EDS। या अगली बात मैं करूं सेकंड सरफेस के लिए, दैट इज EDS cos 0 डिग्री, तो ये मेरे को मिल गया प्लस का EDS। अब मैं यहां बात करता हूं 3 नंबर के लिए, तो 3 नंबर के लिए मेरे को मिलेगा EDS cos 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। हैंस दैट इज 0। तीनों को मैंने ऐड किया तो ये वाला और ये वाला क्लैश हो गया और ये वाला 0 था ही। नेट फ्लक्स क्या आ गया? 0 हो गया। हैंस भाई जो उसने मेरे से पूछा था मैंने इसको प्रूव कर दिया। अब मुझे एग्जाम में कैसे लिखना है ये सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे हम लोग यहां पे देखते हैं। दैट इज द सॉल्यूशन। तो आप यहां से ये सॉल्यूशन देख लेंगे कि किस तरीके से हमें अपने एग्जाम में लिखना है। एक फेवरेट क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट हम लोगों को यहां मिल रहा है, एग्जांपल नंबर 19। दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं तो यहां गलती मत करना। ज्यादातर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। फिजिक्स का ये खास रूल है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोगों को उस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना चाहिए। चाहे आपने क्वेश्चन को 100 बार कर रखा है लेकिन अगर उसने एक फुल स्टॉप या एक कॉमा इधर से उधर कर दिया तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, मीनिंग चेंज हो जाता है और आंसर भी चेंज हो जाता है। तो सिर्फ डायग्राम देख करके ऐसे कभी खुश मत हो जाओ
कि भैया ये तो मैंने किया हुआ है, 100 बार किया हुआ है, इसे तो मैं तुरंत कर दूंगा। हाँ कर दोगे, ठीक है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ जरूर लो, ये क्वेश्चन में पूछा गया है और देखा गया है। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। जो आज हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर, ये फिगर है, जिस क्वेश्चन में फिगर दे रखी है कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, सब जानते हैं। दैट इज Ex इक्वल्स टू अल्फा x टू पावर 1/2। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का x एक्सिस पर कंपोनेंट है वो वैल्यू यहां पे दे रखी है, दैट इज Ex इज इक्वल्स टू x एक्सिस के पैरेलल, दैट इज अल्फा x टू पावर 1/2। आगे कहता है E/N Ez इज 0। तो देखो यहां पे आप लोगों का फ्लक्स जो है E/y वो 0 है, यहां पे जो फ्लक्स आप लोगों का Ez है वो 0 है। आगे वो कहता है इन विच अल्फा इज 800 न्यूटन पर व्हाट cm स्क्वायर। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरे क्यूब के थ्रू आपने फ्लक्स को निकालना है। द चार्ज विद इन द क्यूब, अब इसके अंदर चार्ज कितना है, एज्यूम दैट A इक्वल्स टू दिस वन। एक जो साइड है इसकी क्यूब की वो हम लोगों को दे रखी है कि ये 0.01 है। देखो स्टूडेंट यहां पे 0.01 के साथ में कोई यूनिट नहीं दे रखी। अगर यूनिट ना दे रखी हो तो ये अंडरस्टूड है, एज्यूम्ड है कि आप इसे SI सिस्टम की यूनिट में कंसीडर कर लेंगे, दैट इज मीटर। गुड। अब जरा देखिए बच्चों, क्यूब में हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसके सारे सरफेसेस के बारे में डिस्कशन लेंगे, हर सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की बात करेंगे, फिर एल्जेब्रिक सम उन सारे के सारे सरफेसेस से निकलने वाले फ्लक्स का कर देंगे। ये हमारी क्या होगी, स्ट्रैटेजी होगी। जहां तक इसका जो सेकंड पार्ट है टोटल चार्ज क्यूब, देखो स्टूडेंट्स क्यू कैसे निकालेंगे ये बात अभी हम लोगों ने नहीं सीखी है, लेकिन इससे जस्ट आगे वाला जो टॉपिक है गॉस थ्योरम जिसको हमने कहा है उससे हम लोग इस बात को देखेंगे। तो अभी इसको करा देंगे, गॉस थ्योरम भी करा देंगे और सेकंड पार्ट भी करा देंगे। चलिए मैं यहां सरफेस की बात करता हूं। देखो बच्चों, दो सरफेस तो मेरे को ये वाले दिखाई दे रहे हैं जो शेडेड है, इनका विशेष रोल है, ये शेडेड वाले सरफेस। जरा देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, तो देखो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब इस शेडेड वाले एरिया का नॉर्मल टू सरफेस ये वाला होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये वाला होगा। दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो एंगल बच्चे यहां कितना होगा, E और सरफेस के बीच में 180 डिग्री। तो देखिए ये मेरे को कौन सा मिल गया कि ये दैट इज 180 डिग्री। इसी तरह से मैं यहां देखता हूं, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज वेल एज एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां एंगल कितना होगा, 0 होगा। ये दो सरफेस हो गए। अब बाकी के बचे इसके कितने, 4 सरफेस और बचे। देखो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है और ये मेरा वाई एक्सिस है, एंगल कितना हो गया 90। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा माइनस का वाई है, एंगल कितना हो गया 270 डिग्री। इसी तरह से जो दो सरफेस मेरे को यहां पे नहीं दिख रहे, या मैं ये कहूं कि जो ये सामने वाला है और इसके बैक साइड वाला सरफेस है, तो नो डाउट दैट इज नॉर्मल टू सरफेस इन जेड डायरेक्शन, और जो पीछे वाला होगा वो नॉर्मल टू सरफेस इन माइनस जेड डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के बीच में एंगल 90, एक्स एक्सिस और माइनस जेड के साथ में 270। तो देखो बच्चों फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था EBS cos थीटा। तो जितने भी केस 90 डिग्री या 270 डिग्री वाले हैं वो सारे के सारे तो जीरो हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज में मुझे ये पता है कि cos 90 एज वेल एज cos 270 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। गुड। इसको मैं यहां पर एक बुक लेकर के समझने की कोशिश करता हूं। जरा देखिए, ये मेरा पास कोई क्यूब है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस सरफेस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 180 डिग्री, इस सरफेस के साथ 0 डिग्री, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री, इस सरफेस के साथ 270 डिग्री, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री,
इस सरफेस के साथ 270 डिग्री। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मेरे सरफेस हैं, वहीं से फ्लक्स का कौन सा मुझे मिलने वाला है। बाकी जो 90 डिग्री पे है, 270 डिग्री पे है, वहां से कोई फ्लक्स मेरे को नहीं मिलने वाला। तो देखो 4 सरफेस तो मेरे सारे के सारे क्या हो गए, जीरो हो गए, इनको तो मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना। अब रह गया मेरा ये वाला सरफेस नंबर 1 जो शेडेड है और ये वाला सरफेस नंबर 2। तो सरफेस नंबर 1 की बात करूं तो मेरे को यहां पे डालना होगा सरफेस नंबर 1 के लिए फ्लक्स φ1 दैट इज Ex ds cos 180 डिग्री। जरा मैं वैल्यू डालता हूं। Ex की वैल्यू क्या है, अल्फा x टू पावर 1/2 ds सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू मैं डाल देता हूं मान लीजिए s और cos 180 की वैल्यू -1। अब मैं अल्फा की वैल्यू डालता हूं दैट इज 800। x की वैल्यू है यहां पे, जरा स्टूडेंट्स देखो यहां से यहां तक ये वाली वैल्यू कितनी है, a है। तो सिंपली यू हैव टू प्लेस हियर a टू द पावर 1/2। व्हाट अबाउट द सरफेस, अब इस क्यूब का जो साइड है वो भी कितना है, a है, तो ये सरफेस हो गया मेरा a स्क्वायर। दैट्स व्हाई I will write here a square multiplied by -1. That is the flux passing through this surface 1. बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहां कलर चेंज कर रहा हूं मार्कर का, जैसे कि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की बात करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, बस वैल्यूज में अंतर आएगा। अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x टू पावर 1/2। अब देखिए x क्या होगा यहां पे, a तो ये हो गया जी और a ये हो गया, तो a और a 2a, ये मेरे पास हो गया यहां पे क्या, x की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एरिया क्या हो गया, इसका एरिया अगेन मेरे पास a स्क्वायर ही आने वाला है। सिंपल सा वैल्यू की बात करेंगे, इसकी एंगल की बात करेंगे तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, हेंस व्हाई थीटा इज हियर 0, तो cos ऑफ 0 डिग्री 1 ये हो गया, a स्क्वायर ये हो गया, 2a टू द पावर 1/2 ये हो गया, अल्फा की जगह पे 800 हो गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू, बस अब मेरे पास एक फ्लक्स ये आ गया जो माइनस के साइन के साथ में है, एक फ्लक्स ये आ गया जो प्लस के साइन के साथ में है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। ऐड करना है तो जो पहले वाला मेरा आंसर था वो हो जाएगा। अब जो दूसरे वाला आंसर था इसके लिए मुझे थोड़ी सी पढ़ाई और करनी है, जो मेरा अगला टॉपिक है उसके बेसिस पे मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। इसको ग्रेस कर लीजिए, मैं इसे हटाता हूं और दूसरे वाले आंसर को सॉल्व करने के लिए जो नई बात मुझे पढ़नी है उसकी पहले ब्रीफिंग करूंगा, आंसर निकालूंगा, उसके बाद फिर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। चलिए फिगर वही अगेन हमारी आ गई, उसी फिगर पे हम लोग फर्दर बात करना चाहेंगे। देखिए चार्ज विद इन द क्यूब, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मुझे याद रखना है जिसे मैं गॉस थ्योरम के नाम से जानता हूं। क्या टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स phi E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, या मैं कहूं क्लोज इंटीग्रेशन, अब ये सब क्या होता है अभी एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज E ds cos थीटा इक्वल्स टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों सबसे पहले क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब जो भी एरिया मेरे पास है वो मेरे को टोटल एरिया डालना है। नॉर्मली हमारे यहाँ रेगुलर और सिमेट्रिक बॉडीज हैं सिलेबस में, तो उनका एरिया हम सबको पता होता है। जैसे ये साइड है तो इस साइड का एरिया कितना होगा, a स्क्वायर होगा बच्चे। या मैं पूरे क्यूब की बात करूं तो पूरे क्यूब का एरिया कितना होगा, 6a स्क्वायर होगा। अगर ये मेरा स्फीयर होता तो इसका सरफेस एरिया क्या होता, 4πr स्क्वायर होता। अगर मेरे पास यही क्यूबॉइड होता तो क्या होता, 2 into LV plus BH plus LH ये होता, whatever। तो क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब ये जो एरिया है इसकी पूरी वैल्यू मुझे लिखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरे को जो भी दे रखा है वो लिखना है। थीटा थीटा एंगल है दोनों के बीच में, ये बात क्लियर है। अब ये Q क्या है, Q है ये जो टोटल सरफेस मेरे पास है, इस सरफेस के अंदर सिचुएटेड चार्ज, कितना चार्ज इसके अंदर सिचुएटेड है, ये वो Q है।
और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये मानते हुए कि इस चार्ज के चारों तरफ क्या है, फील्ड, वैक्यूम फील्ड है, वैक्यूम फील्ड है, तो मैं यहां पे एप्सिलॉन नॉट डालता हूं। अगर ये मेरे पास वैक्यूम ना होता, कोई मीडियम इसके अंदर फील्ड होता, मान लीजिए मैंने इसके अंदर क्या भर रखा होता, वुड भर रखा होता, वुड भर रखा होता, तो मुझे यहां पे एप्सिलॉन आर जो वुड के लिए है वो यूज करना होता, या फिर मैं यूज करता 9 एप्सिलॉन एम, दैट इज एप्सिलॉन एम फॉर वुड। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये परमिटिविटी फॉर वुड, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे डालना होता। तो ये बेसिकली मैंने आपको ब्रीफ कर दिया गॉस थ्योरम को, गॉस थ्योरम अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, लेकिन गॉस थ्योरम को ब्रीफ कर दिया, फॉर्मूला मुझे मिल गया। यहां पे टोटल फील्ड जो पहले वाला पार्ट था मैं वहां से निकाल चुका हूं। सरफेस एरिया की बात मेरे को इस क्यूब के लिए डालनी है, और ये स्मॉल क्यूब मेरे को कैलकुलेट करना है, जैसा कि वहां से पूछ रखा है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो मुझे ये कांस्टेंट की वैल्यू डाल देनी है, अपना आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर हम लोगों को कैलकुलेट करके दे रखा है, और वहां से एक बार इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये तो सारा एक्सप्लेनेशन था जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन किया उसके लिए। यहां वैल्यूज डाल करके ये फाइनल आंसर आ गया हमारा, दैट इज फॉर फ्लक्स, ये फ्लक्स के लिए आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट में इसने क्लियरली कहा है भाई गॉस थ्योरम, मैंने कहा था अभी गॉस थ्योरम हमने पढ़ी नहीं है, एक क्वेश्चन आ गया था पीछे, तो वो फॉर्मूला हमने दे दिया, ठीक है। ये वहीं से कहीं ना कहीं निकाला हुआ है, ये वाला वहीं से निकाला हुआ है, मैं फिर लिख देता हूं, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व किया, ds का क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो गया, एरिया हो गया, e इंटू एस हो गया, ठीक है। और ये cos थीटा हो गया, ये किसके बराबर था, ये टोटल फ्लक्स के बराबर था, और ये क्या है, q ओवर एप्सिलॉन नॉट है। बीच वाली चीज को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने कैलकुलेट कर दिया था, इसलिए मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे पहले वाले पार्ट का जो आंसर है फ्लक्स e, उसको यहां डालूंगा, q की वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये मैंने यहां फॉर्मूला बनाया, वैल्यू डाली और आंसर निकाल दिया। ध्यान रहे ये आंसर मेरा कूलम में आएगा, क्योंकि बिहेवियर में जो पॉसिबल चार्जेस हैं वो माइक्रोकूलम, पिकोकूलम, नैनोकूलम है। तो ये ध्यान रहे कि हमारा जब आंसर आएगा तो ये 10 टू पावर -6, -9, -12 इसी तरीके का होगा। कोई गलती से 10 टू पावर 12 ना निकाल दे, दैट इज अ वेरी ह्यूज चार्ज। इतने चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं होते, इतने में बहुत सारी चीजें जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन है या बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो आंसर निकालते समय हमें उसे एक बार प्रैक्टिकली ये भी चेक कर लेना चाहिए कि इज इट पॉसिबल और नॉट। चलिए नेक्स्ट जो मैंने अभी बात की थी आप लोगों से कि हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, गॉस थ्योरम है। तो बच्चों आ गया गॉस थ्योरम, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिज्म में गॉस थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, लेकिन फिर भी दोनों में कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे करेंगे जब गॉस थ्योरम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गॉस थ्योरम के ऊपर 100% एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलना ही मिलना है, स्पेशली जब से हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, 20 क्वेश्चंस हमारे 1 मार्क्स के हो गए, तो कोई टॉपिक पूरी फिजिक्स में बचता ही नहीं है जिसके ऊपर क्वेश्चन ना हो। उससे पहले की भी बात करें जब हमारे यहाँ 33 क्वेश्चंस आते थे, 37 आते थे, तब भी बिना गॉस थ्योरम के क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाए ऐसा कभी हुआ नहीं। चलिए गॉस थ्योरम क्या, देखिए किसी भी सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स और उसके अंदर, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो सरफेस है उसके अंदर जो नेट चार्ज है, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप देती है गॉस थ्योरम। गॉस बेसिकली मैथमेटिशियन है, उनका फिजिक्स से कोई बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन मैथमेटिशियन होने के बावजूद उन्होंने मैथमेटिकली इन दोनों चीजों को आपस में इंटरलिंक कर दिया, तो वो फिजिक्स के भी हीरो बन गए। तो देखिए दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया, स्टेटमेंट यहां से शुरू होता है दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। तो जो भी सरफेस मैंने लिया है
मान लीजिए मैंने ये कोई सरफेस ले लिया, इट्स अ 3 डायमेंशनल बॉडी जस्ट लाइक ए बॉल। इसके अंदर कोई भी चार्ज है, मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, मैं इसमें कोई एक नेगेटिव भी ले लेता हूं। तो जो हमारे पास टोटल चार्ज की बात कर रहा है, नेट चार्ज की बात कर रहा है, तो इन सारे चार्जेस का एवरेज सम लेना है। इस सरफेस के अंदर अंदर जितने चार्ज हैं वही मुझे कंसीडर करने हैं। बाहर मेरा Q5 हो या Q10 हो या व्हाटएवर, सो कोई भी चार्ज हो, बाहर वाला चार्ज मुझे इससे रिलेटेड फ्लक्स के लिए कंसीडरेशन में नहीं लेना है। ये बात मेरे को यहां से समझ आई। ये मानते हुए कि इसके चारों तरफ क्या है, वैक्यूम है, इसलिए उसने इसको एप्सिलॉन नॉट कहा। इसको मैंने लिख दिया, फ्लक्स E इज इक्वल टू क्लोज सरफेस एरिया EDS इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस व्हाई आई मे राइट हियर क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos थीटा। बच्चे ध्यान रहे, अगेन थीटा किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस एज वेल एज जो सरफेस एरिया मेरा है उसका जो एरिया वेक्टर है, जो नॉर्मल टू सरफेस है, उन दोनों के बीच का एंगल होगा। क्या ये नॉर्मल टू एरिया एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल होगा क्या। तो बच्चों ये है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, बड़े काम की चीज है। कई बार हम लोगों से इसका प्रूफ भी डिस्कस कर लिया जाता है। दैट इज द गॉस थ्योरम। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां से एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम वही है जो हमने ऊपर बनाया था। ये हमारे पास कोई भी स्फेरिकल बॉडी है जस्ट लाइक ए बॉल, इसके अंदर एक ही चार्ज रखा हुआ है Q। यहां पे ये छोटा सरफेस एरिया हम लोगों ने चूज किया है। इस छोटे सरफेस एरिया की डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की है, यानी कि थीटा इन दोनों के बीच में 0 है। तो इसको नाम दे दिया है गॉसियन सरफेस। गॉस ने अपने पर्पस के लिए जिस सरफेस एरिया को चूज किया, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की ही डायरेक्शन थी, क्या कह दिया, गॉसियन सरफेस कह दिया। अब इस ds का क्लोज इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो चूंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी है, इसका टोटल सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे आता है, दैट इज 4 पाई स्क्वायर। मैं सीधे सीधे पुट कर दूंगा। क्यूब होगा तो 6a स्क्वायर में पुट कर दूंगा, क्यूबॉइड होगा तो व्हाटएवर सो, ये सब। चलिए तो देखिए ये यहां से कुछ चीजें निकल के आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड सरफेस दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर, वेयर r is the radius of this particular 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, that is a constant, proportionality constant. Q is the net charge inside this surface. That's the concept. Radially outward का मतलब perpendicular to surface, जो बात हम लोग पहले करके आए हैं, जो बात हम लोगों ने पहले पढ़ा है। चलिए, दैट इज अ कांसेप्ट हियर। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो बच्चों 2 लाइन का प्रूफ है, दोनों लाइन इस प्रूफ को जरा मैं देख लेता हूं। यही छोटी सी जगह में हम लोग प्रूफ की बात कर लेते हैं। कैसे लिखना है एग्जाम में, ये बात तो यहां शो कर रखी है हमने, फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए, टोटल फ्लक्स phi E equals to closed surface area d phi E, that is EDS। वेक्टर का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया। cos थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू 0 है, तो मैंने एक ही स्टेप में यहाँ से वेक्टर का साइन हटाया, E को बाहर ले लिया बिकॉज ऑफ इससे कांस्टेंट क्वांटिटी, ये सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर था, ये था फ्लक्स phi E के बराबर। ठीक है, मैं यहाँ से वैल्यू लगाता हूँ। E की वैल्यू मुझे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, साथ में Q ओवर r स्क्वायर होती है, ये मानते हुए कि उस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस r है, मल्टीप्लाइड बाई, अब ये वाली जो चीज है इसको मैंने अभी बताया था, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, जो भी कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दो बच्चों। क्या बचा, Q ओवर r स्क्वायर बचा। 2 लाइन का प्रूफ है इसका गॉस थ्योरम का। ठीक है, सॉरी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट बचा है मेरा यहाँ पे, दैट इज एप्सिलॉन।
तो फ्लक्स जो है मेरा कितना आ गया, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अब यहां पे इसकी लिमिटेशंस, गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। अगर कोई डिस्क्रीट सरफेस मेरा है, बीच में टूटा फूटा कोई सरफेस है, तो उसके लिए मैं गॉस थ्योरम को यूज नहीं करूंगा। हम लोगों ने प्रूव किया है हाईली सिमेट्रिक बॉडी स्फीयर को लेकर के, लेकिन ये किसी भी शेप के लिए वैलिड है। ये एक अलग बात है, इसको प्रूव करना स्फेरिकल बॉडी के लिए आसान है, लेकिन इट इज वैलिड फॉर एनी शेप ऑफ बॉडी। बस क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए, बस। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सम अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस थ्योरम। इफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी सरफेस है, इसके अंदर प्लस Q और माइनस Q दो चार्ज हैं, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो फ्लक्स भी इससे निकलने वाला क्या होगा, 0 होगा। द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया ड्यू टू चार्ज लाइंग आउटसाइड। 2 मिनट पहले हमने बात की थी कि इस सरफेस के बाहर कोई भी चार्ज है तो इसका कोई फर्क इससे निकलने वाले फ्लक्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। The charge Q appearing in the Gauss theorem includes algebraic sum, अभी 2 मिनट पहले बताया हमने, algebraic sum जो कि इनसाइड चार्जेस हैं उनका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, there are certain things, देखिए सब नोट्स हैं आपके, एक एक चीज को 2-2 बार मैं आप डिस्कस कर रहा हूं, वो इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आप इन सारी चीजों को ध्यान से समझ लेंगे। The electric field E appearing in Gauss theorem is due to all the charges both inside and outside the closed surface. However, the charge is Q is appearing in the theorem is only contains within the closed surface. देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, ये मेरा सरफेस है, इसके अंदर चार्ज पूरी Q1 है, यहां से निकलने वाला ये टोटल फ्लक्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है। अब यहां अगर कोई दूसरा चार्ज Q2 रखा हुआ है तो इसका अपना फील्ड होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये फील्ड इस फील्ड को इफेक्ट करेगा। लेकिन हम जब बात करेंगे फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, तो उसमें हम इससे निकलने वाले फील्ड को काउंट नहीं करेंगे। दैट्स द कांसेप्ट। ये जो कांसेप्ट हम लोगों ने यहां पे सारा समझा। गॉस थ्योरम, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गॉस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। अभी आंसर जो हम लोगों का निकल के आया था वो किस पे निकल के आया था, E equals to 1/4 pi epsilon naught Q over R स्क्वायर इस पर निकल के आया था, तो ये इनवर्स पे निकल के आया, इस चीज को बताया। जो डिपेंडेंस है वो 1/R स्क्वायर के टर्म्स में है। गेटिंग द कांसेप्ट, दैट्स द थिंग रिगार्डिंग टू। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फॉर ए मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन, ये बात भी बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से शेयर की थी कि अगर मेरा कोई भी ये सरफेस है और ये सराउंडेड है किससे, किसी मीडियम से, तो ऐसी स्थिति में मैं यहां पे एप्सिलॉन लिखूंगा या एप्सिलॉन m लिखूंगा, इसको Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा या इसको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r लिखूंगा। एग्जैक्टली दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज सेम एज रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैं दोनों में से, तीनों में से कोई भी कांसेप्ट ले सकता हूं। दैट्स द थिंग रिगार्डिंग टू। इसके बाद गॉस सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस क्या होता है, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था। गॉस ने अपने पर्पज के लिए जो भी सरफेस एरिया चूज कर लिया जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन वाली ही थी, उसको गॉसियन सरफेस कहा। एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का हाइपोथेटिकल एरिया जिसको फ्लक्स निकालने के लिए उसने कंसीडर किया, क्या कहलाया, गॉसियन सरफेस कहलाया। अब कूलम्स लॉ का वेरिफिकेशन, कूलम्स लॉ का प्रूफ, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। कूलम्स लॉ का कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ गॉस से पहले नहीं था, इट वॉज एब्सोल्युटली एक्सपेरिमेंटल। लेकिन जैसे ही गॉस आए, गॉस ने अपनी थ्योरम दी, तो उसके बेसिस पे कूलम्स लॉ का प्रूफ जो है वो हम लोगों ने सीख लिया।
तो इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप सेफ, कीप इनसाइड योर होम, क्वारंटाइन, बी क्वारंटाइन। तो बच्चे असाइनमेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऐप के अंदर भेज दूंगा, आप वो कर लीजिए। बाकी आपको जहां से भी जो भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अप टू दिस कॉन्सेप्ट।